नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। जम्मू कश्मीर में अंतिम दौर के मतदान से पहले पीएम मोदी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज जोरदार रैलियां की। अंतिम दौर की 40 सीटों में अधिकांश जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं जहां वोटिंग होनी है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव वहां पर है और जोर लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव की अपनी अंतिम रैली में जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूं कि पहली बार अपनी मर्जी वाली सरकार बनाने का मौका है आपके पास, बनने जा रही है। यानी एक तरह से इशारा था कि बीजेपी इस बार कश्मीर की सत्ता संभालने जा रही है। ये भरोसा आखिर क्यों है? बीजेपी के साथ विश्वास की वजह क्या है? यह बड़ा सवाल है। इसी तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जम्मू के बिलावर में बीजेपी पर जमकर बरसी हैं। प्रियंका ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी और कहा कि वे छोटी छोटी बातों का क्रेडिट लेते हैं, जबकि 10 साल की सत्ता में उनको बड़े बड़े काम करके दिखाने चाहिए थे। बड़ा सवाल यह है, आखिर अंतिम दौर में किसकी सरकार बनने की उम्मीद ज्यादा है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। वहां केंद्र में मोदी जी अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है, वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है? जल जीवन मिशन का स्कैम होता है, एक दलित अधिकारी उस स्कैम को उभारता है। क्या होता है? उसको प्रताड़ित किया जाता है। मैंने ईमानदारी की बात की, सच्चाई की बात की, नेता से उम्मीद की बात की। यह उम्मीद होती है ना कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से बता दे कि भाई ये स्कैम हो रहा है, करोड़ों लूटे जा रहे हैं, तो आप उसका संरक्षण करें, उस स्कैम की जांच करें। उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही हमारी परंपरा बन गई है? क्या आज यही उम्मीद होनी चाहिए हमें अपने नेताओं से? नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम, ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। जब ये आते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, जब सरहद पे खड़े होने जाते हैं, तो मन में ये रखते हैं कि हम एक दिन शहीद हो सकते हैं इस धरती के लिए, और आप अग्निवीर लाते हैं कि बच्चा जाएगा, सरहद पे खड़ा होगा,
सुरक्षा करेगा हमारे देश की, लेकिन शहीद हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके मां बाप को पेंशन तक नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम सारे विपक्षी दल लड़ रहे हैं, बार बार इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इतना अहंकार है इस सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी में, कि वो जानते हुए कि ये गलत स्कीम है, जानते हुए कि ये नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, वो पीछे नहीं हटते। वो कहते नहीं है कि ठीक है, गलती हो गई, गलत स्कीम ले आए, हम इसको सुधार देते हैं। जहां आपको आर्मी में, फोर्सेस में रोजगार का मौका मिलता था, वो टूट गया है, आज नहीं मिलता है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। और हरियाणा के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, अंतिम दौर का घमासान चल रहा है। कश्मीर में 1 अक्टूबर को अंतिम दौर की 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जम्मू पहुंचे हुए थे चुनावी रैली के लिए। अंतिम दौर की 40 सीटों में जम्मू की 24 सीटें हैं और कश्मीर की 16 सीटें हैं। जम्मू की उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चिनानी, रामनगर, बनी, बिलावर, बसोली, जसोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयनगर, विश्वा, सुचेतगढ़, आरसपुरा, जम्मू दक्षिण, बाहू, जम्मू पूर्व, नगरोटा, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, मढ़, अखनूर और छब में वोटिंग होनी है। और ये जो बीजेपी इसको अपना गढ़ बताती है, जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां से कश्मीर की सरकार निकलेगी। अगर कश्मीर की बात करें तो जो 40 सीटें उसमें से 16 सीटें नॉर्थ कश्मीर में हैं। बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला और किश्तवाड़ इन जिलों की, करनाह, त्रेगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलबर्ग, बगुरा, क्रेरी, पट्टन, सोनावरी, बांदीपुरा और गुरेज, इन सीटों पर यहां से सरकार निकल के आने वाली है क्या? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले हरियाणा की भी थोड़ा सीटों पर नजर डाल लेते हैं, जहां राहुल गांधी आज जोरदार दहाड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा में आंधी चल रही है कांग्रेस की और इस बार 10 साल बाद कांग्रेस वापसी करने जा रही है। बड़े बड़े वादे किए हैं राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा 25 लाख का हेल्थ बीमा देंगी कांग्रेस सरकार। बहुत सारी मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है और कांग्रेस वाकई बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है हरियाणा में। लेकिन क्या है असल चुनौती, क्या है असली मुद्दे, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, चलते उनके पास। मोहम्मद यासीन साहब है, यामीन साहब है, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद यामीन। एडवोकेट मुजामिल शाह हैं, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हामिद मलिक साहब है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत्सिन प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद यामीन, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू पहुंचे और कहा कि कश्मीर की अगली सरकार जम्मू के लोगों की इच्छा के आधार पर पहली बार बनने वाली है, क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहती है बीजेपी? और चलते हैं, लगता तो आबादी पहुंची एडवोकेट मुजामिल शाह, कांग्रेस के नेता हैं। मुजामिल जी, प्रियंका गांधी पहुंची थी आज वहां पर, बहुत जोरदार उन्होंने भाषण दिया और बहुत सारे वादे किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा कि वो छोटी छोटी बातों को क्रेडिट लेते हैं। साथ ही वो कह रही हैं कि जो कश्मीर में है इस समय जो एलजी हैं वो अपने लोगों को वहां पर
जो है लाके बसा रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं कारोबारियों को। क्या कहना चाहते हैं आप लोग जनता से? जी, प्रियंका जी ने आज सही बात कही। इससे पहले भी राहुल जी ने कहा कि ये तानाशाही की सरकार है। यहाँ पे एक बादशाह को लाया गया है, किंग को लाया गया है, जिसको रूल करने के लिए बिठाया गया है, गवर्नर, हमारा जो एलजी गवर्नर है। तो वैसे ही फायदा उनको मिल रहा है जो बाहर के लोग हैं। एलजी साहब अभी यहाँ की जमीन बांट रहे हैं, बाहर की स्टेटों को दे रहे हैं यहाँ पे फ्री में राशन की, जैसे राशन बांटते हैं वैसे ही वो अभी यहाँ की जमीन बांट रहे हैं, जो कि हक है यहाँ के लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का हक है। इनको अभी अदानी और अंबानी को उन्होंने मेरे हिसाब से अलॉट तो करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक अलॉट नहीं की है। लेकिन बाकी सभी लोगों को इन्होंने अलॉट कर ली है बहुत जगहों पे जमीन। लास्ट टाइम इन्होंने एक सर्कुलेशन निकाला था, एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि हर किसी जिले में, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक 5 स्टार होटल बनना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और मेरे हिसाब से वो डायरेक्टली फायदा पहुंचाना चाहते थे, अपने जो इनके मित्र है, इनके जो दोस्त है, उनको फायदा पहुंचाना चाहते थे। लेकिन मुजामिल शाह जी, अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, तो वहां रोजगार बढ़ेगा इससे। तो इसमें क्या, इसके आप लोग ऐतराज जाहिर क्यों कर रहे हैं? अगर अडानी अंबानी भी आते हैं तो आखिरकार रोजगार बढ़ाएंगे वहां पर लोगों का। देखिए, न तो हमें प्रॉब्लम है अडानी जी से, न तो हमें प्रॉब्लम है अंबानी जी से। बात यह है, जब तक रोजगार दिया जाएगा यहाँ के लोकल लोगों को, तो वो सही बात है। लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा है रोजगार, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, उनको वो रोजगार दिया जा रहा है। बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा रहा है, बीजेपी का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पे जो भी हाई रैंक ऑफिसर्स है वो बाहर से है। यहाँ का लोकल कश्मीर का, जम्मू का कोई भी ऑफिसर, हाई रैंक ऑफिसर अभी यहाँ पे नहीं है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पे बाहर से लाए गए हैं, जिनको यहाँ के बारे में मालूम नहीं है कुछ, जिनको यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है, लोकल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनको लाके यहाँ पे हमारे सरवों पे बिठाया गया, जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों को ज्यादा मालूम है, उनको यहाँ के मतलब गली कोचों के बारे में मालूम है। अगर हम डिविजनल कमिश्नर की बात करें, एसएसपीज की बात करें, डीआईजीज की बात करें, तो यहाँ के लोगों को साइडलाइन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, जो भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको साइडलाइन किया गया। रही बात जमीन बांटने की, इन्होंने जमीन यहाँ पे बांटी, बाहर के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन्होंने अलॉट ऑलरेडी कर दी है, वो सीधे राशन के भाव में उन्होंने उनको दी है लीज पे। तो वैसे ही ये बहुत सारी जगह जो है, अपने जो स्टेट लैंड है, वो अपने बंधुओं को दे रहे हैं, अपने जो मित्र है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए और उनको जमीनें वगैरह नहीं दी जाएं, ताकि जो क्षेत्र के लोग हैं जो उनके हित सुरक्षित रहें। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहाँ की जमीन अगर है, पहला हक यहाँ के लोगों का बनता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्टेट लैंड जो अलॉट हुई थी, गरीब गुरबात लोगों को जो अलॉट हुई थी लैंड, उन्होंने वो उनसे छीन के जमा करने की कोशिश की और बाहर के लोगों को यहाँ पे सेटलर्स बनाने की कोशिश की। इनका जो प्लान है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने 31,000 करोड़ का प्लान उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ के लोगों के लिए है। यहाँ पे लोग जो अभी मर रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ड्रग्स के मारे हो गए हैं। जैसे पंजाब में हाई अलार्म रेट से ड्रग्स चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे अभी शुरू हुआ है पिछले 5 सालों से। तो गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ कर नहीं रही है, खाली ये एक काम कर रही है, बाहर से लोगों को लाओ और यहाँ पे उनको हमारी नौकरियां दो, उतना ही कर रही है। ठीक है मुजामिल शाह जी, अभी बीजेपी के नेता मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यामीन साहब, जिस तरह के प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां वादा किया, कहा कि जम्मू के लोगों की इच्छा के हिसाब से इस बार सरकार पहली बार कश्मीर में बनने जा रही है, क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जम्मू के लोगों से? मोहम्मद यामीन, आपको आवाज आ रही है?
लगता है तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हामिद मलिक साहब, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हामिद साहब, जिस तरह से अब अंतिम दौर का मतदान बाकी है, 40 सीटें बची हैं और उसमें से अधिकांश जम्मू में है और उत्तर कश्मीर के 16 सीटें करीब हैं, आपको लगता नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान किया आपका जो है, जो छोटे दल हैं, जो आपके गठबंधन को, चाहे इंजीनियर राशिद हो, बहुत जो दो दौर में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा? से कि इंडिपेंडेंट उठाया जाए, प्रॉक्सी को उठाया जाए, तो मगर लोगों ने समझ लिया कि ये क्या हो रहा है, ये वो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो स्टेट है या बनाल से यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है, तो इसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और पीछे से एजेंडा कुछ और है। तो इसलिए लोगों ने पहले ही समझ लिया, जैसे साउथ में पहले इलेक्शन हुए तो पहली बार एनसी ने, आप देखोगे 8 को, कि एनसी ने पहली बार एक अच्छा वोट शेयर लिया वहां से, और सेंटर में तो स्वीप हमने किया। अब नॉर्थ की बारी है, नॉर्थ के लोगों को भी समझ आया है कि प्रॉक्सीज को छोड़ के कैसे छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, तो उनको समझ आया है। मुझे नहीं लगता हमारा नुकसान कुछ होगा, फायदा ही हुआ। फायदा ये हुआ कि लोगों को जो एतमाद लोगों का था पहले से एनसी पर, वो ज्यादा बढ़ गया है। तो हमने भी जो प्रोपगेशन हमारी थी, जो हमने चलाया, सारी जगह बात की लोगों से, जो हमने स्टेजों पर बात की, जो उमर साहब ने फ्रंट फुट पर खेला, जो फारूक साहब ने खेला, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को समझ आया कि रशीद साहब को छोड़ने की वजह क्या है, क्योंकि रशीद साहब के पर्चे में ऑलरेडी 5 बंदे और बंद हैं, तो उनको राहत न देकर सिर्फ एक बंदे को बाहर निकालना, और वो भी टेरर फंडिंग में। तो ये भी दिखा कि अगर केजरीवाल को छोड़ा जाता है, केजरीवाल की पार्टी उस दिन नेशनल पार्टी थी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, तो उसका प्रचार करने के लिए जब उसको छोड़ा जाता है तो अदालत की टाइमिंग पर, अदालत पर सवालिया निशान बीजेपी वालों ने उठाया। पूरे इंडिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब रशीद साहब को छोड़ा गया, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है, तो उसको क्यों छोड़ा जा रहा है कि पार्टी का प्रोपेगेंडा करने के लिए। पार्टी जब रिकॉग्नाइज है ही नहीं, तो जो अदालत है, अदालत ने कैसे छोड़ दिया उसको एक अपने ही आप को प्रोपेगेट करने के लिए। तो सवालिया निशान उठे वहां से, और जो रशीद साहब ने खुद भी कहा कि मुझे वहां बंदे मिलते थे इसमें जेल में, तो जेल में मुझे कहा गया कि प्रॉक्सी उठाओ, तो फिर मैंने नहीं माना, तो वो भी एक सवालिया निशान हुआ। तीसरी बात उसने फिर कही कि 17 जुलाई 2018 को मुझे पकड़ा गया, तो मुझे मोदी जी ने बुलाया अपने घर, 1 घंटा 20 मिनट बात हुई। क्रैक्स यही था कि 370 हटाने की बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मेरी मत करो, तो मैंने कहा मोदी जी जो आप कर रहे हो वो ठीक ही करोगे। तो उस पर भी अब सवाल या निशान उठाया कि ये बातें क्यों कर रहा है। अगर 18 को इसको मालूम था, जुलाई में मालूम था, तो इसने लोगों से बात क्यों नहीं की, यहाँ के लीडरों से बात क्यों नहीं की, अदालत का दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इनका प्रोपेगेंडा था डिवाइड करना एनसी के वोट को, क्योंकि एनसी का बड़ा जनाधार जम्मू कश्मीर में है, एनसी ने काम किया है, एनसी की वजह से यहाँ अगर आप देख रहे हो अमन हो, तो उस अमन में हमारा खून शामिल है, इस अमन में एनसी वालों का खून शामिल है, इसमें पुलिस वालों का खून शामिल है, इसमें आर्मी वालों का खून शामिल है। मलिक साहब आते हैं यहाँ पे। बीजेपी के नेता मोहम्मद यामीन जुड़ गए हमारे साथ। यामीन साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। यामीन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे जम्मू में, आखिरी रैली थी उनकी जो है, क्योंकि अब जो अंतिम दौर का जो मतदान होना है उसमें अधिकांश सीटें जो है जम्मू की हैं, और मोदी जी ने कहा कि भाई अगली सरकार जम्मू के लोगों के हिसाब से बनेगी। पहली बार ऐसा होने वाला है कि जम्मू के लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये साफ साफ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए जरा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो जो करता है वो करके दिखाता है। इस साल इंशाअल्लाह यहाँ पूरी JNK में मोदी सरकार बने, बीजेपी सरकार बनेगी और बन के रहेगी। लोगों में आज वलवला है। मैं फारसलंग एरिया डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ भी आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं, इसलिए कि बहुत सी उम्मीदें हैं, और जो इन्होंने मैनिफेस्टो अपना बनाया है, दिखाया है, वो यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए है। इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारे काम करने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इसलिए लोगों में वलवला है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी। बाकी जो कुछ कहे कांग्रेस एमसी, वो तो आया हमारे सामने है। 30 साल से हमने यहाँ वोट डाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए आज यहाँ लोगों में खाली एक उम्मीद
मतलब नजर आ रही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और लोगों को इसमें इंशाल्लाह जरूर फायदा मिलेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ इंशाल्लाह सरकार बन के ही रहेगी और इंशाल्लाह 10 तारीख को हम खुशियां मनाएंगे, ताकि यहाँ भारतीय जनता यामीन साहब, आप कह रहे सरकार बन के रहेगी, जम्मू क्षेत्र में केवल 43 सीटें हैं, कश्मीर में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो 43 सीटों जो के दम पर जो है आप जो है सरकार कैसे बना लेंगे? सारी तो आपको मिलेंगी नहीं, कांग्रेस भी आपको कड़ी टक्कर दे रही है। सर हम जम्मू में 30 से 35 सीटें लेंगे इंशाल्लाह, और जम्मू कश्मीर में जो आज लड़ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें हम 10-15 सीट इंशाल्लाह उनके साथ गठ जोड़कर हम सरकार बनाएंगे। कौन समर्थन कर रहा को जो कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी? वो वक्त फैसला करेगा, आपको पता ही होगा इंशाल्लाह कौन कौन होगा। अभी ये सीक्रेट है, इंशाल्लाह हमारे पास मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, मत्स्य प्रभाकर जी, आपने सुना सारे प्रवक्ताओं की बातें, और कश्मीर का चुनाव भी आपके सामने ही है, 2 दौर का मतदान हो चुका है, अंतिम दौर 1 अक्टूबर को है, 40 सीटें बची हैं, अधिकांश सीटें जम्मू की हैं, और बीजेपी बहुत भरोसे से इस बार कह रही है कि हम पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और इससे पहले सरकारें बनी थी बीजेपी की, वो पीडीपी के साथ बनी थी, यानी पहली बार हम लीड करने जा रहे हैं सरकार बनाने में, अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो मोदी जी भी कुछ ऐसी बातें जम्मू में कह के आए हैं, आपको लगता है इन बातों में कुछ दम है? क्योंकि कश्मीर में जो घाटी है वहां पर तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद दिखती नहीं है, केवल जम्मू के भरोसे सरकार बन सकती है क्या? मुझे ऐसा प्रतीत होता है नवीन जी कि ये प्रयोग किया जा रहा है, और प्रयोग एक संयोग के सहारे है, और ये संयोग वास्तव में वह है जो 370 या 35A के रूप में हुआ था। ये प्रयोग अगर सफल रहा तो निश्चित तौर पर देश के हित में होगा, और इसको सफलता नहीं मिली जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो देश के हित में होगा। इसलिए यह बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि अभी तक जिन भी राजनीतिक दलों ने, और इसमें पाप लग गया भारतीय जनता पार्टी को भी, जो इन्होंने भागीदारी में सरकारें बनाई, उन दलों के साथ में जिनकी देश के प्रति न तो निष्ठा थी और न देश के हित के प्रति किसी प्रकार की निष्ठा थी, और न जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के बारे में, इन्हें सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखना था। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रखता हूं कि यह जम्मू कश्मीर का बहुतायत जो है उसके पक्ष में है, और जो जिस प्रकार की खबरें मीडिया के विभिन्न वर्गों से अभी तक आई हैं, मुझे स्वयं इस बार अभी यात्रा का कोई अवसर नहीं मिला स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो जिस प्रकार की खबरें हैं, विभिन्न सूचनाएं हैं, और हमारे अपने लोगों का भी जो कहना है, उसके आधार पर यही है कि स्थिति लगभग बराबर की हो रही है। और यह स्थिति हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का जो अभी तक का तौर तरीका पिछले 10 वर्षों में उभर करके आया है, मैं समझता हूं कि उससे उनकी हिम्मत बढ़ी है, और ये निश्चित तौर पर सफलता अर्जित हो सकती है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी सभा में बात कही है, या दावा आप कह रहे हैं। ठीक है, मुजामिल शाह जी, जिस तरह से आपने सुना अभी जो है मत्स्य प्रभाकर जी कह रहे हैं कि इस बार मामला बीजेपी के पक्ष में खासा मजबूत है। जम्मू में चूंकि आपको ये जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को रोकने की, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। देखिए पहली मैं बात करता हूँ, आज जो भाषण दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो डिवाइड करने के लिए उन्होंने दिया, जो हमेशा से करते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने वैसा ही भाषण दिया। उन्होंने आज कहा कि जम्मू की सरकार बनेगी, उन्होंने नहीं कहा कि जम्मू और कश्मीर की सरकार बनेगी। ये डिफरेंस, ये जो इसमें आ रही है, खाली जम्मू की सरकार बनेगी। जब भी आप इस पे ध्यान देंगे तो जम्मू के लोग जो कि बीजेपी के सपोर्ट में इससे पहले थे, वो इस बार नहीं है। अभी उन्होंने वहां पे मुद्दा थोड़ा चेंज कर लिया है कि हमें जम्मू का सीएम चाहिए, नारा दिलवा रहे हैं कि हमें हिंदू सीएम चाहिए। उस तरह की बातें ये बीजेपी कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमानों और हिंदुओं में जो यहाँ पे कौमियत है, जो यहाँ पे हम एक साथ भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उसमें डिवीजन करना चाहते हैं, और उसमें ये कामयाब नहीं होंगे।
इस बार जम्मू बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये आप लिख के रख दीजिए, जम्मू इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी ने खाली कश्मीर वालों को तंग नहीं किया है, उससे ज्यादा तंग उन्होंने जम्मू वालों को किया है। जम्मू में उन्होंने बिजनेस जो जम्मू का था वो टोटली खत्म करके रख दिया है। जो जम्मू का बिजनेसमैन था, वहां पे ज्यादातर लोग जो थे बिजनेस क्लास के ही है, वो उधर का बिजनेस अभी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वो लोगों के साथ हमारी बात हुई, मेरी भी बात हुई उन लोगों के साथ, ग्राउंड जीरो से मैंने बात की, वहां पे मैं गया, उनके साथ बात की, तो उन्होंने मेरे को कहा कि वो लोग कितना सफर कर रहे हैं, और उनके सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लोन्स बहुत ज्यादा है, उन्होंने लोन लेके रखा है, बिजनेस चलाने के लिए लोन लेके रखा है, बोल रहे हैं कि हम लोग ईएमआई भी अभी नहीं भर पा रहे हैं उसकी। तो ये सब देन है बीजेपी की, ये सब देन है हमारी मोदी जी की। अगर वो डेरा डाल के भी जम्मू में ही रहेंगे, पूरे के पूरे मंत्रीज को अगर वो लोग उधर पे लाते हैं और उनको उधर पे ही रखते हैं, फिर भी वो लोग इस बार 10 सीटों से ज्यादा पार करने वाले नहीं है। कुछ एरियाज है जो उनके स्ट्रांग एरियाज है। इससे पहले भी इनका पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे 2019 के पार्लियामेंट से 2024 के पार्लियामेंट में कितनी ज्यादा हमने लीड ली है। डिफरेंस खास ठीक है शाह जी, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जाए। दुनिया यहां मौजूद हर रंग को देखे, जाने, महसूस करे और उसे जिए। ऐसे में पंजाब की मिट्टी में मौजूद वीरता और शहादत का रंग कोई कैसे भूल सकता है। खासतौर से शहीद आजम भगत सिंह की दिलेराना शहादत का रंग। जेड़ी उम्र च साडे नौजवान अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, उस उम्र च भगत सिंह होरी अंग्रेजां तो मुल्क मंग रहे सी कि साडा मुल्क दिओ सानू। आ फर्क है जी। नहीं दबेगी कोई आवाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव के अंतिम दौर की वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज वहां पहुंची हुई थी। दोनों ने जोरदार रैलियां की और बहुत सारे वादे किए वहां के लोगों के साथ। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि जम्मू के लोग के पास पहली बार ये मौका है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, उस पर एक बहस छिड़ गई है। तो कुछ मेहमान हमारे साथ के पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद यामीन साहब है, नेता बीजेपी के, एडवोकेट मुजामिल शाह है, नेता कांग्रेस के, हामिद मलिक साहब है, नेता एनसी के, और मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मोहम्मद यामीन साहब, जिस तरह से प्रियंका गांधी आज वहां थी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार कह रहे हैं कि वहां पर जो एलजी साहब हैं उन्होंने बहुत लूट मचाई, बाहर के जो कारोबारी थे उनको फायदा पहुंचाया, लोकल क्षेत्रीय लोगों को उतना फायदा नहीं पहुंचाया। इसको लेकर बहुत सारा रोष है और जम्मू में भी खासतौर से बात की जाए तो कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या कहिएगा? लगता आवाज नहीं पहुंची है। हामिद मलिक साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को परिवारवादी पार्टी कहा है, वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तीनों को ही वो लगातार कहते रहते हैं,
लेकिन उनके निशाने पर जो है खास तौर पर पीडीपी रहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रहती है। उमर अब्दुल्ला साहब जो है चुनाव में उतर गए, पहले उन्होंने कहा था नहीं चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और काफ़ी आलोचना भी की है। क्या कहिएगा आप लोग जो है खास 16 सीटें दांव पे लगी हुई हैं अभी आपकी? उसने कहा राजनाथ जी का बेटा है, हमें नहीं कहा। तो अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि हर वक्त आपको खुद पता है कि अब उसको पसीने छूट रहे हैं, उसके चेहरे से डर दिखता है एनसी के बारे में, क्योंकि एनसी को अटैक करना आपको खुद ही पता है कि उसको डर दिखता है कि एनसी 45 खुद ही लेगी। तो इसीलिए आज उसने वो डिवाइड करने की कोशिश की, जम्मू वालों को बताया कि नहीं आप एक साइड वोट डालो, तरीके से बता दिया कि हिंदू सीएम आएगा। वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको खुद पता है कि मेरा जनदार खत्म हुआ है, मेरी जबान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों को मैंने ही 15 लाख बोले थे, लोगों को मैंने ही 2 करोड़ रोजगार बोले थे, लोगों को मैंने ही पेट्रोल 35 रुपए देने का वादा किया था, लोगों को मैंने ही बताया था 25 रुपए डीजल मिलेगा, लोगों को मैंने ही बताया था गैस सिलेंडर 300 रुपए में मिलेगा। वो तो झूठे वादे निकले, सारे वादे निकले, झूठे निकले। और किया रेल सेल एयरपोर्ट बेच के लोगों के असासे जो खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तानियों ने बनाए थे उनको बेचकर दिखा दिया कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो यहां भी वही किया। हमें कश्मीर में ड्रग एडिक्शन में नंबर 1, हम जो जॉबलेस यूथ है नंबर 1, यहाँ टोल प्लाजे लगा दिए, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, यहाँ सेक्रेटरीट का मुंह बंद कर दिया, यहाँ नौकरियां 1 लाख जो वैकेंट थी वो ओपन नहीं की। तो हमारे साथ भी वही किया, 370 हटाया, 35 से हटाया, स्टेटहुड को हटाया, हमें डिग्रेड किया गया, हमारी इज्जत और विकार को उछाला गया और हर स्टेज पर अभी भी उछाल रहे हैं। और जम्मू के कश्मीर के लोग इसको जवाब देंगे, थ्रो वोट जवाब देंगे। और लखनपुर हमारा पहले से उसको बोलते थे कंडा बोलते थे, जहां से उसको बाहर धकेला जाएगा बीजेपी वालों को, इनकी आइडियोलॉजी को और इनकी पॉलिसीज को रिजेक्ट करके। और तानाशाही जो गवर्नर साहब के थ्रू इन्होंने करा दी है, इनको पहले ही था कि नेशनल अपने बलबूते पर यहाँ सरकार बनाएगी, इसीलिए उन्होंने एलजी को पहले ही ज्यादा पावर दिए। इनको खुद पता है कि बीजेपी यहाँ आने वाली नहीं है, क्योंकि बानाल से करना तक ये टोटल 1 सीट नहीं जीत पाएंगे, ये वार्ड में नहीं जीत पाएंगे। अब ये जम्मू जो थोड़ी सी सीटें हैं पीर पंचाल के बगैर, उनको कहना चाहते हैं आपका सीएम आएगा, आप इकट्ठे हो जाओ, वो हो जाओ। मगर जम्मू के लोग भाईचारे पर यकीन रखने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर एक ही रियासत है, ये अलग नहीं है। हम जब अलग हो गए, हमने जब सोच में डिवीजन उन्होंने कर दिया बीजेपी वालों ने, तब लद्दाख को अलग कर दिया। तो ये और कुछ करना चाहते हैं, मगर वो होने नहीं देंगे। यहाँ की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम इनको वोट के जरिए जवाब देगी, इनकी पॉलिसीज को और इनके कहने को जो ये रोज हमें डिवाइड करते हैं यहाँ आकर। तो इनको, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, ये मुस्लिम हिंदू पाकिस्तान गोली इसी पर ये सारा कुछ बताते हैं। अगर इन्होंने यहाँ डेवलपमेंट की होती तो ये अपने मुंह से डेवलपमेंट की बात करते, मगर ये डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खुद इलेक्शन लड़ा 2024 का, और इनको 240 सीटों पर ले आए। तो आज ये यहाँ होगा, यहाँ लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और इनकी आइडियोलॉजी को, इनकी पॉलिसीज को और इनकी तानाशाही को, इनकी गलत वादों को, और इन्होंने जो हमारी पगड़ी उछाली है, हमारा विकार उछाला है, तो उसको जवाब वोट के जरिए जवाब देकर इनको बाहर धकेला जाएगा। ठीक है, मत्स्य प्रभाकर जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जम्मू में जो है बीजेपी का बड़ा दाम है, और पहली बार मोदी जी ने कहा कि पहली बार जो आपके हिसाब का सीएम आएगा, जो कहना चाह रहे हैं कि वही है कि कश्मीर में पहली बार जो है हिंदू सीएम बन सकता है। आपको लगता है, क्योंकि सीटें इस बार बढ़ी हैं जम्मू क्षेत्र में, 43 सीटें हैं और केवल 5 सीटें ही कम हैं, 4 सीटें ही कम है बल्कि कश्मीर रीजन से, तो और अगर एक तरफा वोटिंग हो गई जो है बीजेपी की तरफ, तो आपको लगता है समीकरण काम करेगा उनका? देखिए, बात तो मैं बहुत साफ तौर पर कह दूं, और वो ये कि एक तरफा वोटिंग के कोई आसार नहीं है, नंबर 1 बात। और ये चुनाव है, और मैं कभी ये मान करके नहीं चलता कि कहीं चुनाव जब खास करके भारत में आज राजनीतिक युद्ध का रूप लेते जा रहे हैं, सीधे तौर पर इसको मैं जो शब्द देना चाहूँगा वो राजनीतिक युद्ध का। और युद्ध हमेशा कोई भी विजेता, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी उसका पक्ष उसको जीतने के लिए लड़ता है। तो प्रधानमंत्री के दावे को भी
मैं उसी रूप में देखता हूँ। वह जीतने के लिए बातें कह रहे हैं लोगों को, अपने समर्थकों को, और वह लोग जो वास्तव में भारत का हित चाहते हैं, भारत को एक देखना चाहते हैं, उनको उत्साहित प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं वो। और इसका अर्थ वो मतदाता के रूप में किस रूप में समझते हैं, यानी जो मतदाता है वह किस रूप में समझता है, देश की जनता जो है वह किस रूप में समझती, इस बात पर निर्भर करता है। किसी प्रधानमंत्री के या किसी नेता की, किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के या उसके महानायक के रूप में ही कोई क्यों ना हो, उसके कहने मात्र से, दावे मात्र से कोई बात नहीं हो जाती। यह युद्ध है और युद्ध लड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तो बात होती ही है, जीतने के लिए हर कोई लड़ता है। हम किसी को कमजोर या किसी के पक्ष को कमजोर नहीं समझते हैं, इसलिए कि आज जितना सकारात्मक सोचने वाले हैं उससे ज़्यादा लोगों की संख्या नकारात्मक सोचने वालों की होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में झूठ जो है, असत्य ज़्यादा फूलता है, फलता है। और ऐसी स्थिति में बात ये होती है कि लोगों को झूठ पर ज़्यादा भरोसा होता है। लोग ये गणना कम कर पाते हैं जो दावे किए जाते हैं, कोई राजनीतिक दल जिनको करता है। मसेन जिस तरह प्रियंका गांधी जी ने आज वहां पर जो है बहुत भावनात्मक मुद्दे चले, इंदिरा गांधी जी को याद किया, उन्होंने कहा कि शहीद होने से 4 दिन पहले वो हम यहाँ आए थे, खीर भवानी के मंदिर गए थे, मैं तब 12 साल की थी। तो जो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जम्मू के लोगों से, आपको लगता है कि वो सक्सेस होगा? मैं प्रियंका गांधी की बात को बहुत मायने नहीं देता। मैं इस रूप में देखता हूं कि देखिए, भावनात्मक आधार, हमारे पास भावनाएं हैं लेकिन हमारी भावनाओं को कौन समझता है। और मतदाताओं की मेमोरी तो बहुत ही शार्ट होती है, और उनकी मेमोरी क्या, वो तत्काल भावनाएं जो एक होती है। और जम्मू कश्मीर में उन लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो एक तरीके का हुई, जैसे वो हमारी विधायिकाओं में चलता है, उसी तरीके से, उसी अंदाज पे वो काम करने वाले लोग होते हैं। तो एक तरीके का जो वो करने में सफल होगा उसी को सफलता मिलेगी। लेकिन यह बात अवश्य है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वह राष्ट्रभक्तों, देश के प्रेमियों, देश का हित चाहने वालों और देश का अहित चाहने वालों, देश का बंटवारा देखने वालों के बीच में है। और यह चुनाव इसी आधार पर चल रहा है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री की कोशिशें भी हैं। अगर इसको जनता समझ लेती है, वो जम्मू की जनता की ही बात नहीं है, वो कश्मीर की भी जनता का प्रश्न होगा। बहुत सारे बागी जो आज इस बारे में, और राजनीतिक विश्लेषणों में आप देखिए कि कहा भी जा रहा है कि राजनीतिक बागी जो खड़े हुए हैं विभिन्न दलों के, या वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो लोग खड़े हुए हैं, वह लोग अवसर को पहचानने वाले लोग हैं। और अवसर की पहचान अगर उनको होती दिखी, उनके पक्ष में होता दिखा, तो वो कहीं भी किसी भी स्थिति में जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के दावे और प्रधानमंत्री के कथन, इनकी सत्यता, इनके आसार जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ठीक है मसेन जी। हामिद मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बने हैं, तो इसको बता चाहिए कि हम देशभक्त फिर नहीं है, या अगर बीजेपी के खिलाफ वोट डाला जाएगा तो या देशभक्त नहीं है। क्या बीजेपी हिंदुस्तान है? बीजेपी नहीं, वो अलगाववादियों को कह रहे हैं हामिद मलिक, वो जो अलगाववादी हैं। आपने कैसे टारगेट कर दिया कि जम्मू के लोग जो बीजेपी को वोट डालेंगे वो देशभक्त है, जो नहीं डालेंगे वो देशभक्त नहीं है? कैसे आपने बता दिया? क्या आप अपने आप को देशभक्त समझते हो? यही वो बीजेपी है जो बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान खाना खाने गई थी। यही अडवाणी जी खबर पर हो गया है। यही लोग खानदार जाकर इन्होंने टेररिस्टों को छोड़ दिया और इनको देशभक्त आप मानते हो? ये देश में एक पार्टी है, ये मत भूलिए। बीजेपी देश में एक पार्टी है और हमें आप टेररिस्ट करार देते हो तरीके से। आप देश के खिलाफ हमें बोल देते हो। क्या जम्मू के लोग इनके खिलाफ जो वोट डालेंगे वो देशभक्त नहीं हुए? क्या देशभक्त पार्टी यही है? क्या कांग्रेस नहीं है? क्या एनसीआर यहाँ नहीं है जिन्होंने खून दिया इस अमन को बहाल करने के लिए, इस झंडे को ऊंचा करने के लिए? आप तरीके से मैं देशभक्त नहीं कह रहे, देश तो ही कह रहे हो। अलग कर दिया आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सोच समझ कर बात कीजिए। आप सोच समझ कर बात कीजिए। सोच समझ करके
विवेक सारा आप ही के पास नहीं है। आपने पहले कैसे बात की? सोचिए, आपने कैसे बात की? हामिद जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हामिद जी सुन लीजिए, डालेंगे आपकी बात आ गई है, कैसे कहा सुन आपने लीजिए, आपकी आपकी बात आ गई है। अब उनकी बात सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए मसेन जी। मैं हामिद अली साहब को एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी हम उन लोगों को जो इस देश की व्यवस्था में, इस देश की विधायिका में चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको अलगाववादी नहीं मानते हैं। अलगाववाद का नारा देने मात्र से अलगाववादी नहीं हो जाते हैं। आप हमारे देश की व्यवस्था मान रहे हैं, हमारे देश का खाना खा रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में आप सांस ले रहे हैं, हमारे देश में आपका जीवन चल रहा है, और आप अलगाववादी केवल एक झंडा उठा लेने या अतीत की किसी गलती की वजह से हो गए। आज आप हमारी व्यवस्था को मान रहे हैं और उसके तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं विधायिका में, और इसमें अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं। हमने उनको अलग कर दिया, हमने उनको साथ नहीं लिया किसी वजह से, इसकी वजह से उनकी आवाज अलग आ गई और हम इसकी वजह से उनको अलगाववादी करार दें, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है हामिद अली साहब, बहुत अच्छे ढंग से इस बात को सोचिए और समझिए। आप किसी को अलगाववादी कह देने से अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से समझिए, देश को एक रखने की बात है। मैं आपको देशभक्त लोग बीजेपी को वोट डालेंगे, कैसे कहा आपने तरीके से? बीजेपी को वोट डालने वाला ही राष्ट्रभक्त नहीं है, लेकिन मैंने ये बात कही, पूरी बात सुनी है। पीडीपी को पूरी बात मैंने कहा कि ये चुनाव जो है देश का हित सिर्फ बीजेपी बन गई और देश का अहित चाहने वालों, देश का सिर्फ बीजेपी खिलाफ जाने वालों के बीच में हो रहा है। और आप देश को बनाने में हमारा खून कर रहे हैं, इसके झंडे को बनाने के लिए हमारा खून गया है, या सिर्फ बीजेपी वाले हैं जो हम भी यहाँ ठीक है। हामिद मलिक साहब, हामिद मलिक साहब आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना, इस बार के चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं जो पहले जो अलगाववाद का समर्थन करते रहे हैं, जो कई बार उनके भाषणों में जो है अलगाववाद की भावनाएं दिखाई देती रही, लेकिन इस बार वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और ये अच्छा संकेत है। मानेंगे इस बात को? आप बोलते हो अच्छा संकेत है, कैसे? मुझे पहले बता दीजिए, एक बैनर ऑर्गेनाइजेशन की क्यों अपने नाम पर वोट मांग रही है? कानून कहां है? कैसे आपने टेरर फंडिंग वाले को छोड़ दिया? फिर आप मिसाल क्या देना चाहते हो दूसरे लोगों को? अगर आप देशभक्ति की बात करते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए आपने सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पूरी इंडिया की कॉम्प्रोमाइज की, क्यों की? राजनीति में तो इंटरेस्ट हर पार्टी अपना देखती है, ये बात आपकी सच है, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि सबको बराबर का मौका मिले। ये भी तो किया गया है ना, आखिर कोर्ट छूटे हैं वो। फिर 5 बाकी भी उनको भी करना था, आपको खुला उनको भी फॉर्म भरवाना था। फिर 7,000 लड़के सिर्फ इस बिना पर, माहौल खराब करने के बिना पर अंदर है, उनको छोड़ना था। हामिद मलिक, क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने कोई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त लगाई थी कि नहीं लगाई थी? आपको पता है कोर्ट ने उनको छोड़ा है। बीजेपी कंप्रोमाइज करो, जहां आम लोगों की बात आती है वहां कंप्रोमाइज मत करो। आप मिलिटेंट टेररिस्ट बना 90 में, उसके दूर दराज के रिश्तेदारों को आपने वेरिफिकेशन नहीं दी, आप उनको नौकरी के लिए फार्म नहीं भर पाते, वो उनकी जमीनें बंद है, वो जमीन नहीं बेच सकते। उनके लिए सोचो ना, उनके लिए तो कुछ नहीं सोचते हो। वो क्यों वेरिफिकेशन बंद की? कैसे वेरिफिकेशन बंद की जाती? अगर यही भाई साहब कहते हैं कि एक अगर गलत हो, उसके रिश्तेदार या उसके दोस्तों को या उसके घर वालों को आप सजा मत दे दो, क्यों सजा दे रहे हो? क्यों अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं अगर कोई टेररिज्म के साथ मुलवस हुआ तो उसके दूर दराज के रिश्तेदारों को भी हम वेरिफिकेशन नहीं देंगे? एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरे कानून क्यों बनाया है? कानून तो हिंदुस्तान में एक ही होना चाहिए। क्यों आप अपने इंटरेस्ट, जब अपना इंटरेस्ट शुरू होता है तो आपको छोड़ देते हो, दूसरों को नहीं छोड़ देते? जहां आपका इंटरेस्ट नहीं हो उनको माफी नहीं करते, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हो। ठीक है, जवाब लेते हैं। मोहम्मद यामीन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जवाब दीजिए जो मोहम्मद हामिद मलिक साहब कह रहे हैं। देख लीजिए सर, मैं इन 2 पार्टियों को कहना चाहता हूं, जो यहाँ खानदानी राज पिछले 3 साल से चल रहा था, पहले हम कश्मीरियों को अब जीने तो दे दीजिए। ये जो मोदी है पिछले 10-15 साल से यहाँ सरकार आई है, आज ऐसे यहाँ हालात है, यहाँ वोट की जो परसेंटेज थी वो 10 से 5-15% बढ़ती थी। आज जो यहाँ एक गाँव है, एक कानासुंसी है, सोपोर कानासुंसी, वहाँ लोग इससे पहले जो अलगाववादी थे वो लोगों को उंगलियां काटते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह
मोदी जी है, मोदी जी की वजह से जब वो प्राइम मिनिस्टर आए, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया। आज हमारे सोपोर कांस्टिट्यूंसी में एक महिला लड़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये माहौल किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इन लोगों ने यहाँ कश्मीर का बेड़ा गर्क किया था। आज हम सर ऊंचा करके बात करते हैं। कम से कम हमें पहला, आज जो हमारा यहाँ युवा है वो जुड़ रहे हैं, वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पहले ये तो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी कितने वोट यहाँ लेंगे, कितनी सीटें लेंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। पहले जनाब आप देख लीजिए यहाँ जो माहौल बनाया गया था, नौजवान के हाथों में बंदूक दिया था, किसने दिया था? क्या ये लोग जम्मू में एक बात कर रहे हैं, दिल्ली में एक बात कर रहे हैं? मोदी जी हैं, ये पिछले हफ्ते यहाँ भी आए थे, उन्होंने अपने वर्करों से यहाँ बात की थी, उन्होंने वहाँ मुद्दे रखे थे। आप जब हमने आज जो युवा हैं वो जुड़ रहे हैं, करना से लेकर बराबर लोग आज बानहल तलक तक हर घर में यहाँ फ्रूट चल रहा है इसका, बीजेपी का। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज लोग सुकून से, आज यहाँ पत्थर नहीं चल रहा है। आज हम सुकून से, इससे 10 साल पहले 15 साल पहले जनाब जब हम घर से निकलते थे तो ये डर लगता था शाम को हम वापस आए या ना आए। एक भारतीय जनता पार्टी का जो आज इस वक्त सरकार है पूरी देश में, इससे हमने भी थोड़ा सुकून लिया है। आज हम भी सांस लेने, सबसे बड़ा मसला ये है कश्मीर में, ठीक है, यहाँ मतलब गोलियों की आवाज आ रही थी जनाब, यहाँ पूरा माहौल खराब था, हम डर रहे थे, मौत ही मौत, दाएं बाएं, कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। आज यहाँ कोई पत्थर नहीं मारता है, आज यहाँ कोई हड़ताल नहीं कर रहा है। ये जो है ये तब है जब मोदी है। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, मोदी है, मुमकिन है। आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं आप जम्मू में 10 सीटें ले लीजिए, आप देख लीजिए कुछ दिन है, आप देख लीजिए हम पूरा बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। इनको कह दीजिए तो थोड़ा वेट करो, आराम से आप देखो। लोग आज यहाँ इस मोदी जी को हर घर में, यहाँ गरीब को आज कुछ मिल रहा है। इससे पहले यहाँ इनके कुछ गुंडे जो इनके मतलब कुछ लोग थे इनके साथ दाएं बाएं बैठे थे, उनके कुछ काम हो रहे थे। बाकी आम इंसान को यहाँ ग्रास रूट लेवल पर कुछ नहीं मिलता जनाब। ये वो पार्टियां हैं, कांग्रेस, नेशनल और टीडीपी। यहाँ लोग आज धीरे धीरे, अब मसला है कि इनको कैसा हराया जाएगा। ये लोगों को अभी भी डर है, ये लोगों को अभी की खोखला वादा कह रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम दफा 300 आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे ये वापस, मुझे बता दीजिए। ठीक है सर, हामिद मलिक साहब बताइए, हामिद मलिक जी जवाब दीजिए। पहले मैं इसको अमन के बारे में कह दूं, ये इस अमन में हमारा खून शामिल है, इस अमन में आर्मी वालों का खून शामिल है, इस अमन में पुलिस वालों का खून शामिल है, इसमें बीएसएफ वालों का खून शामिल है। ये इनसे नहीं हुआ, ये अमन हमने कायम किया, लोगों ने कायम किया है। ये बीजेपी अपने सर पर ले गए। और दूसरी बात भाई को बोलना चाहता हूँ, ये गुंडा शब्द आप नहीं बोलते टीवी चैनल पर, थोड़ा तमीज और तहजीब से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ गुंडे उंडे नहीं टीवी पर बैठते, तो आपको तमीज सीखनी चाहिए पहले बात करने की। तीसरी बात ये कि अपनी सरकार बनाने वाले करना से बानाल तक एक सीट नहीं ले जाओगे, एक वार्ड मेंबर नहीं जीत पाओगे, और आपने सिर्फ 19 सीटों पर यहाँ फार्म भरा है। बाकी किस प्रॉक्सी की मत कर रहे हो, आपने त्रागाम से कैंडिडेट नहीं उठाया, आपने लिंगन कॉन्स्टिट्यूंसी रशीदीजन की कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट नहीं उठाया। तो आपने जो चुप्पी जो साथी रशीदीजन के बारे में, वो दुनिया को पता है कि टेरर फंडिंग वाले केस में जो मुलवस था, उसके बारे में चुप्पी साधने का मतलब है आप उसके पीछे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो पीछे से। और ये पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, जो अमन की बात करते हैं, जो मिलिटेंसी को तबाह करने की बात करते हैं, जो टेररिज्म को तबाह करने की बात है, जो अब टेरर फंडिंग में बनता, उसका सपोर्ट करके आपने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि हम अपने मतलब के साथ हैं, हम अपने इंटरेस्ट के साथ हैं। जहां हमारा इंटरेस्ट शुरू होता है वहां हम कुछ भी करेंगे, चाहे उसमें हमें टेरर फंडिंग वाले को भी प्रॉक्सी को मदद करनी पड़े और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट भी खड़ा न करना पड़े। वहां से आपका तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, जो मशहूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपका है, तो जो पूरे कश्मीर में वो आपका कैंडिडेट वहां से था, उसको टिकट क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको प्रॉक्सी की मदद करनी थी, वहां से आपको टेरर फंडिंग वाला जो केस में बनता उसकी मदद करनी थी। आज हिंदुस्तान को पता चल गया आपके इंटरेस्ट क्या है, जहां आपके इंटरेस्ट हो आप बोलते हैं हालत ठीक है। 6 महीनों में हालत बता दीजिए कैसे हो गई। आपकी वजह से यहाँ अमन सुकून हमने खोया है,
आपकी वजह से यहाँ ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 है। आप बोलते हो लोग पढ़ रहे हैं, हमने गन छुड़वा, पत्थर छुड़वा दिया, पत्थर छुड़वाने के बदले आपने ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 करा दिया हमें। आपने हर गोले कोचे में शराब खाने खोल दिए। और क्या किया आप लोगों ने? आपने तबाही की। आपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 कर दिया। आपने टोल प्लाजे लगा दिए, आपने सेक्रेट मुंह बंद किया, आपने हार्टिकल्चर की बैकबोन तोड़ दी, आपने हमारा कारोबार तबाह किया, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह किया। बोलते क्या हो? जिस कानून को हटाने के लिए आपको यहाँ के चीफ मिनिस्टर, एमएलए, मिनिस्टर बंद करने पड़े, दुनिया को पता नहीं है? क्या लोगों से पूछना नहीं था? हिटलर शाही इस देश में नहीं चलेगी। इस देश में, हिंदुस्तान में हिटलर शाही नहीं चलेगी। यहाँ लोगों का राज चलेगा। आपने यहाँ टेलीफोन बंद किए, आपने मिनिस्टर बंद किए, आपने एक्ससीएम को बंद किया, आपने रोड्स बंद किए, आपने मुंडिया बंद की, आपने हार्टिकल्चर की बैकबोन, क्योंकि उस दिन हमारा पीक सीजन होता था, उसकी कमर तोड़ दी ये आर्टिकल हटाने के लिए। क्या ये सही था? क्या लोगों से पूछना नहीं था? क्या यहाँ के असेंबली से पूछना नहीं था? और आपको बता दूं, नामुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन कुछ भी है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। 370 वापस लेकर आएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, लेंगे वापस डेफिनेटली। 3 जजों के बेंच ने 3 बार बोल दिया ये परमिट है। अब 1 बार बता दिया ये परमिट नहीं है, 4थी बार बता देंगे ये परमिट है और लेकर वापस रखेंगे और 35A भी वापस लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारा है, हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, वो वापस लेकर रहेंगे हम। ठीक है, एडवोकेट मुजामिल शाह, क्या कहेंगे आप? 370 वापस लेंगे कह रहे हैं आपके साथी, आप तो कहते हैं कि नहीं भाई, पूरे देश में आपको चेहरा दिखाना है। देखिए, आतंकवादियों की बात होती थी, मेरे हिसाब से सबसे बड़े आतंकवादी जो हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे इंडिया में है, वो है बीजेपी और आरएसएस, जो नफरत का बीज फैला रही है, जो हर किसी जगह पे जा रही है और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कर रही है। एक राजनीतिक दल को जो है आतंकवादी बताना, ये जो है सही नहीं है। जी, ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि अगर लोगों को जो डिवाइड करते हैं, लोगों को जो तोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो अगर आतंकवादी नहीं है तो क्या है? अभी देखिए, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने भाषण दिया जम्मू में, अमित शाह जी आए, भाषण दिया जम्मू में, हम जम्मू की सरकार बनाएंगे। कश्मीर का नाम उन्होंने नहीं लिया। अभी तक वो कश्मीर का नाम ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे वोटिंग हो रही थी, यहाँ के वोटिंग सेकंड फेज की अभी बाकी थी। अभी जो उनका ट्रेंड है, अभी जो उनका जो बयान है, उनके जो मतलब भाषण है, वो सभी चेंज हो गए। अचानक से चेंज हुए इसलिए हुए क्योंकि खाली अभी वोटिंग बाकी है जम्मू में। जम्मू की बात करेंगे हम, मैंने आपसे कहा जम्मू वाले बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और रहे मेरे भाई बीजेपी के साथी बात कर रहे थे कि यहाँ पे टनल तक हर किसी घर में कमल खिलेगा। देखते हैं 8 अक्टूबर को पिटारा खुलने वाला है, बीजेपी कितने वोट्स लेगी, गिने चुने वोट्स लेगी वो कश्मीर डिवीजन से। मेरे हिसाब से 1000 तक भी नहीं पहुंचेगी और उसमें जो वोट्स रहेंगे, मेजॉरिटी वोट्स रहेंगे, वो अपने ही जो उनके। लेकिन आपने ये नहीं बताया, अभी आपने ये नहीं बताया 370 पे आपके साथी कह रहे हैं कि हम वापस लेके आएंगे, आपका क्या रोक है? देखिए, वो एनसी का अपना स्टैंड है। एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है, एनसी हमारे अलायंस पार्टनर है, वो उनका है, डेमोक्रेटिक तो जम्मू के लोग आप सवाल नहीं पूछेंगे आपकी सरकार आई तो? आप जो है अगर ये करोगे तो आप जम्मू के लोगों को साफ साफ बताइए कि आपको क्या रुख है। देखिए, मैं आपसे बात कह रहा हूं, जम्मू में हमने जो हमारा जो एनसी के साथ अलायंस है, उनकी भी वहां पे सीटें हैं और वो भी वहां पे जीतेंगे। एनसी भी वहां पे जीतेगी और कांग्रेस भी वहां पे जीतेगी। इस बार पीडीपी, ये जो बीजेपी है, वो मुंह के खाएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं अभी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ये जो दिखा रहे हैं मीडिया में, मुजामिल शाह जी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, यानी आपकी भी सरकार आएगी, आप भी शामिल सरकार में, और वो ये करेंगे 370 वापस लाएंगे, ये प्रस्ताव पारित करेंगे। आप तब क्या करेंगे जब उनके साथ होंगे? देखिए 370 को जो मतलब ये तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, बीजेपी वाले ज्यादातर दिखा रहे हैं, 370 की बात जो कर रहे हैं, वो लीगल बैटल है, वो सुप्रीम कोर्ट के हक में है। सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट पर तो मुहर लगा चुका उस पर। ठीक है, मसले पर बात करते, ठीक है, मसले पर बात करते। जिस तरह से 370 को लेकर जो है कांग्रेस लगातार जो है जवाब नहीं दे पा रही है। एनसी साहब कह रही है कि कश्मीर में उसका वोटर है, साहब कह रही है कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस तो जम्मू का वोटर है, वो कंफ्यूज है। आपको क्या लगता है कि कंफ्यूजन फायदेमंद है इनके लिए?
देखिए, फायदेमंद की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का नागरिक भी जो है, और खास करके जम्मू का हो या कश्मीर का हो, वो पूरी तरह जागरूक है और वो भारत का नागरिक है और वो भारत के हितों को बखूबी महसूस करता है, अनुभव करता है और उसको अच्छी समझ है और वो कतई वो नहीं, वो उसके फायदे भी देख रहा है और उस फायदे की वजह से जम्मू कश्मीर का, समूचे जम्मू कश्मीर का लद्दाख तक जो उसका अपना क्षेत्र रहा है, वहाँ के लोगों की भी जो अनुभूति है वो ये है कि 370 का हटना न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश के हित में है और जम्मू कश्मीर देश के साथ रहना चाहता है। वो देश के साथ रहने की चाहत है वहाँ के लोगों की, वो चाहे कश्मीरी हो चाहे जम्मू के निवासी हो, उन सब की चाहत समान रूप से है। इसलिए कोई कंफ्यूजन में नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, किसी तरह कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरह से चुनावी घमासान चल रहा है, 1 अक्टूबर को आखिरी दौर की वोटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राष्ट्र धर्म आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।